हे गाइस, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल डायनामिक्स पे। मैं हूं नीलांशु कुमार। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के चौथे वीडियो को मैं आपके सामने लेकर आया हूं। अगर आपने पहला 3 वीडियो नहीं देखा है तो उसे जाकर जरूर देखें, आपको बहुत ही ज़बरदस्त कंसेप्ट क्लैरिटी होगी। और इस सीरीज़ में मैंने लक्ष्मीकांत को लाइन बाय लाइन कवर किया है, उसके अलावा कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें भी दी हैं ताकि वो एक कंटिन्यूटी में आपको पढ़ने में मज़ा आए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो अभी तक के लेक्चर में हमने पढ़ा कि रेगुलेटिंग एक्ट क्या होता है। अगर आपने नहीं देखा तो पहला वीडियो देखें। पिट्स इंडिया एक्ट 1854 पढ़ा, चार्टर एक्ट पढ़ा, अमेंडिंग एक्ट पढ़ा, जो वीटो मिला कॉर्नवालिस को, उस एक्ट को भी हमने पढ़ा। तो सारे चार्टर एक्ट्स हम अभी तक कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? आज हम लोग पढ़ेंगे इंडियन काउंसिल एक्ट 1892 के बारे में। इंडियन काउंसिल है जिसे मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स कहते हैं, 1909 के बारे में, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1990 के बारे में। और मैंने 1858 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, 1862 का इंडियन काउंसिल एक्ट मैंने ऑलरेडी पिछले वीडियो में कवर कर दिया है। तो चलिए शुरू करते हैं। इंडियन बिटवीन 1861 एंड 1891। अब ये पार्ट लाने की जरूरत क्यों पड़ी? मैं आप लोगों को बैकग्राउंड समझाने की कोशिश कर रहा हूं ताकि आप कनेक्ट कर पाए कि कोई भी एक्ट क्यों आया, उसकी बेस क्या थी। तो पहला एक्ट आया था 1862 में, जो कि हमने पिछले क्लास में देखा है। क्लियर? तो फर्स्ट इंडियन काउंसिल एक्ट और दूसरे इंडियन काउंसिल एक्ट के बीच में लगभग 30 साल का गैप था। अब ये 30 साल का गैप क्यों था? मैंने बताया था 1862 के काउंसिल एक्ट में ब्रिटिश ने हमें लॉलीपॉप देने की कोशिश की। तो लॉलीपॉप, ऐसा लॉलीपॉप कि जो हम लोग 30 ईयर तक चूसते रहे और 30 साल ब्रिटिश लोगों को आराम से इंडिया में राज करने का मौका मिल गया। लेकिन इन 30 सालों में कुछ ऐसी घटनाएं हुई इंडिया में जिसने सारे पॉलिटिकल सिस्टम को बहुत हद तक बदल दिया। अब हुआ क्या? इंडियन काउंसिल एक्ट 1892 का बैकग्राउंड क्या बना, इसको डिस्कस करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, और यू ऑल नो कि ए.ओ. ह्यूम जी के द्वारा इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुई। अब जब कांग्रेस की स्थापना हुई तो फिर ये एक पॉलिटिकल पार्टी बन गया। और ये अगर पॉलिटिकल पार्टी है तो पॉलिटिकल पार्टी एज ए प्रेशर ग्रुप भी काम करता है। मैं आपको गवर्नेंस के क्लासेस में इन चीज़ों को समझाऊंगा। उसके अलावा आई.एन.टी. पुट प्रेशर टू ट्रांसफॉर्म, बहुत सारे ट्रांसफॉर्मेशन लाने की कोशिश हो रही थी। मतलब चाह रहे थे इंडियन नेशनल कांग्रेस वाले इस समय कि हमें भी सरकार में योगदान मिले ताकि हम सरकार में रह के चीज़ों को चेंज कर सके। उसके अलावा कुछ कंसेशन चाह रहे थे, कुछ अधिकार चाह रहे थे। फिर लोगों में पॉलिटिकल एनलाइटमेंट की भी शुरुआत हो गई थी। लोगों को सूर्योदय हुआ, लोगों के मन में उनको जानकारी मिलनी शुरू हुई कि ये जो हो रहा है ये गलत है, हमें और भी अधिकार चाहिए। जो अधिकार ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, ब्रिटिश क्राउन हमें दे रहा है वो इनफ नहीं है। उसके अलावा प्रेस का ग्रोथ। प्रेस के ग्रोथ से होता ये है कि जब हम प्रेस का ग्रोथ होता है, जैसे मान लीजिए कोई देश है जहाँ प्रेस को बहुत ज़्यादा आज़ादी है, तो सरकार की सही गलत की पूरी जानकारी पब्लिक को होती है। और अगर सरकार के प्रोज और कॉन्स की जानकारी हमें होगी तो हम सरकार पर उंगली उठाएंगे। तो वही हुआ। इंडिया में प्रेस के ग्रोथ के बाद लोगों को सरकार की असलियत की पता चला और लोगों ने उसका विरोध करना शुरू किया और कहा कि हमें भी अधिकार चाहिए। उसके अलावा बहुत सारे पॉलिटिकल एसोसिएशंस फॉर्म हुए, चाहे बंगाल में हो या मद्रास या बॉम्बे में हो। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इंडियन काउंसिल एक्ट 1892 की मुख्य प्रोविजंस क्या थी? मिनिमम नंबर इन सेंट्रल काउंसिल। एक सेंट्रल काउंसिल होता है उस समय और एक होता है प्रोविंशियल काउंसिल। तो प्रोविंशियल काउंसिल किसे कहते हैं? प्रोविंशियल काउंसिल से इंडिया में भी स्टेट्स हैं, बिहार, बंगाल, पंजाब, उसी तरह उस समय प्रोविंसेस होते थे। और सेंट्रल तो आप लोग जानते ही हैं, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है अभी, जिसको नरेंद्र मोदी हेड करते हैं। मिनिमम नंबर इन सेंट्रल काउंसिल को इंक्रीज कर दिया गया 6 to 10। मतलब 1862 के काउंसिल एक्ट में मिनिमम नंबर सेंट्रल काउंसिल में थे 6 और इसमें से 50% मतलब 3 थे इंडियन, जिसमें राजा ऑफ बनारस सर दिनकर राव और एक पटियाला के महाराज को इंक्लूड किया गया था। क्यों इंक्लूड किया गया था वो मैंने डिस्कस कर दिया। और मैक्सिमम कर दिया गया 12। मतलब अब इंडियन काउंसिल, सेंट्रल काउंसिल में इंडियन मेंबर्स की संख्या क्या हो जाएगी? कम से कम 5, 50%।
फॉर मद्रास एंड बॉम्बे। अब मद्रास और बॉम्बे क्या था, मद्रास और बॉम्बे प्रोविंसेस थे और उनको भी लेजिस्लेशन की आज़ादी मिली थी, तो उनमें मिनिमम नंबर 8 कर दिया गया, मतलब 8 से 20 तक में उसमें होंगे। अब मिनिमम नंबर करने का मतलब यह है कि यू कांट इलेक्ट लेस देन 8 मेंबर, 8 से कम मेंबर को आप इलेक्ट नहीं कर सकते, मतलब आप मन मर्जी नहीं चला सकते। उसके अलावा बंगाल को और उत्तर प्रदेश, नो दिस इज यूनाइटेड प्रोविंस, जिसमें 15 मेंबर को अपॉइंट करने की आज़ादी दी गई। फॉर मद्रास एंड बॉम्बे, अब मद्रास और बॉम्बे के गवर्नर को या वहां की लेजिस्लेटिव काउंसिल को क्या अधिकार मिला, नाउ दे कैन मेक न्यू लॉज एंड रिपील ओल्ड वन विद प्रेयर परमिशन ऑफ वॉइस। मतलब अब वो कोई भी कानून बना सकते हैं जिसका भी उन्हें अधिकार मिला है, उसके बाद वो पुराने कानून को रिपील भी कर सकते हैं, लेकिन वायसराय के परमिशन के बाद। आज भी कुछ चीजें हैं जो प्रोविंसेस में गवर्नर के फर्स्ट साइन के बाद की जाती है, तो वो हो गया सिस्टम जो कि अभी तक इंडिया में फॉलो हो रहा है। आगे देखते हैं क्या लाया गया इंडियन काउंसिल एक्ट में। नाउ मेंबर कुड आस्क क्वेश्चन ऑन डोमेस्टिक मैटर। अब देखिए यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये ध्यान रखनी है कि मेंबर को डोमेस्टिक मैटर में, मतलब ये कि देश के अंदर के रिलेटेड, जैसे लाइक कि फाइनेंस या लोकल अथॉरिटीज से रिलेटेड जो भी इश्यूज थे उस पर आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अब ये क्वेश्चन नहीं पूछ सकते हैं कि आप इंडिया को वर्ल्ड वॉर 1 में इंक्लूड करोगे कि नहीं, और करोगे तो हमसे पूछो, ये चीज नहीं था। ठीक है, वायसराय की सैलरी कितनी देनी है ये आप यहाँ डिस्कस नहीं कर सकते थे। ऑल्सो ऑथराइज्ड टू डिस्कस बजट बट नॉट वोटिंग। कहने का सेंस ये है कि एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट कहते हैं, बजट को हम क्या कहते हैं, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में भी कहीं बजट को नहीं लिखा गया है, इसको कहते हैं एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे मेंबर्स को डिस्कस करने का अधिकार मिला। कहने का सेंस ये, जिसला कि आप अपने घर में हैं, अब घर का एक बजट बना, ये रहे इनकम और ये रहे एक्सपेंसेस। अब बच्चे लोगों को अगर उसमें इंक्लूड किया जाएगा तो क्या उनको वोटिंग का राइट मिलता है? बिल्कुल नहीं, उनको वोटिंग का राइट नहीं मिलता है। तो वही चीज वहां की गई, मतलब बच्चे डिस्कस कर सकते हैं कि पापा हमको 50 रुपये पेंसिल के लिए चाहिए, 200 रुपये रिचार्ज के लिए चाहिए या अदर खर्चे के लिए चाहिए, लेकिन वो ये डिस्कस नहीं कर सकते हैं कि पापा आप फ्रिज खरीदोगे या नहीं। तो कहने की बात ये है कि दे कैन डिस्कस बट दे कांट टेक डिसीजन। वोट नहीं करेंगे तो डिसीजन नहीं लेंगे। क्वेश्चन ऑन पब्लिक इंटरेस्ट कुड बी आस्क्ड विद प्रायर 6 डे नोटिस। मतलब अभी भी अगर हमको क्वेश्चन पूछना होता है पार्लियामेंट में तो नोटिस देना पड़ता है एक फिक्स पीरियड का। उसी तरह उस समय भी पब्लिक इंटरेस्ट के अगर क्वेश्चंस हैं, पब्लिक इंटरेस्ट का क्वेश्चन कुछ भी हो सकता है, इसकी कोई बंदिश नहीं है, लेकिन उसके लिए एक कंडीशन क्या कर दिया गया कि 6 दिन का नोटिस देना होगा। मतलब ये कि अगर आज जस्ट लाइक ये लेक्चर में 19 मई को रिकॉर्ड कर रहा हूं, मे भी आपको 20 मई को मिले, तो आज से 6 दिन पहले हमको 13 तारीख को ये लेक्चर दे देना होता, अगर मुझे एडिटिंग टीम को देनी है तो। उस समय अगर मैं इंडियन काउंसिल में होता। क्लियर, वेरी गुड। उसके अलावा क्या चीजें की गई इंडियन काउंसिल एक्ट में? प्रोवाइड फॉर द नॉमिनेशन ऑफ सन नॉन ऑफिशियल मेंबर। अब नॉमिनेशन क्या होता है? एक होता है, आप जानते हो, इलेक्शन। इलेक्शन में हम लोग वोट करते हैं और हमारे रिप्रेजेंटेटिव चुन के आते हैं और वो रिप्रेजेंटेटिव फिर सीएम और पीएम को चुनते हैं। लेकिन जब किसी को नॉमिनेट करना होता है, आप लोग जानते हो कि राज्यसभा में 12 व्यक्तियों का नॉमिनेशन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया करते हैं। तो नॉमिनेशन मीन्स खुद की मर्जी पे इलेक्ट करना। इट प्रोवाइड फॉर नॉमिनेशन फॉर सम नॉन ऑफिशियल मेंबर। ओके, मतलब वैसे मेंबर जो ऑफिशियल नहीं है। सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल बाय वायसराय ऑन द रिकमेंडेशन। लेकिन किसके रिकमेंडेशन पे और कहां? तो ये नॉन ऑफिशियल मेंबर, मैं जरा पेन के कलर चेंज कर लूं, ये नॉन ऑफिशियल मेंबर अपॉइंट होंगे सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल में। किसके द्वारा? तो वायसराय के द्वारा। लेकिन किसके रिकमेंडेशन पे? प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल। मैंने बताया था एक सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल, प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल, वहां के रिकमेंडेशन। जैसे इंडिया में भी राज्यसभा में लोग नॉमिनेट कैसे होते हैं? प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल के रिकमेंडेशन पे। तो उसी तरह उसका बंगाल चैम्बर ऑफ कॉमर्स, मतलब ये कि कुछ नॉमिनेशन आए अलग अलग फील्ड से।
प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल बाय गवर्नर ऑन रिकमेंडेशन, उसके अलावा प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में भी रिकमेंडेशन होगा। तो किस किस बेसिस पे? डिस्ट्रिक्ट बोर्ड, पेन चेंज कर लो फिर गड़बड़ होगी, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड, म्यूनिसिपैलिटीज, हाँ उसमें म्यूनिसिपैलिटी आ चुकी थी, यूनिवर्सिटीज, ट्रेड एसोसिएशंस, जमींदार्स एंड चैम्बर्स। क्लियर? ये याद रखने वाली बात है कि उस समय नॉन ऑफिशियल मेंबर का चुनाव शुरुआत हो गई थी और ये कि नॉमिनेशन बेसिस पे था। मतलब ये कि मैं रिकमेंड करूंगा, मैं मान लीजिए बिहार का चीफ मिनिस्टर, मैं अपने एमएलए में से कुछ लोगों को, एमएलए के थ्रू कुछ लोगों को रिकमेंड करूंगा कि आप इसे राज्यसभा में भेज दो। तो अभी तो चुनाव के द्वारा होता है, तो वहां पर राष्ट्रपति की मर्जी नहीं चलती, लेकिन यहां पर वायसराय की मर्जी चलती थी। अब ये सारी चीजें तो हुई, आपने देखा, बट इसमें भी इंडियंस को कोई खास अधिकार नहीं मिले। आपने देखा कि डिस्कस बोर्ड बजट को डिस्कस करने का अधिकार नहीं, 6 देर के नोटिस पे कुछ चीज़ों को आप पूछ सकते हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस करने का अधिकार नहीं है। उसके अलावा सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस भी अलाउ नहीं किए गए। सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस क्या होता है मैं अगले काउंसिल एक्ट में डिस्कस कर दूंगा। तो ये भी एक तरह का लॉलीपॉप था जो कि इंडियंस को मिला। अब ऑब्वियसली इंडियन को अगर फिर से लॉलीपॉप दोगे तो बच्चा एक बार तो फुसल जाएगा, बार बार नहीं फुसला सकते हैं। लेकिन कुछ चीजें थी इस एक्ट की। इट लेड द फाउंडेशन फॉर रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट, मतलब ये कि अब रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट क्या होता है ये भी मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूं। इसलिए कि हम एमपीज को इलेक्ट करते हैं और ये हमारा रिप्रेजेंटेटिव है, ये पीएम को इलेक्ट करता है, तो दैट इज रिप्रेजेंटेटिव। मतलब जो सरकार चलती है ना रिप्रेजेंटेटिव्स के द्वारा चलाई जाती है, हम डायरेक्टली सरकार नहीं चलाते। लेकिन बट नॉट मार्क द बिगिनिंग ऑफ पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट, लेकिन पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट की शुरुआत नहीं कर पाया 1892 का काउंसिल एक्ट। क्लियर? अब बात आती है 1909। अब 1892 में आया काउंसिल एक्ट, इसके बाद 1909 का लॉन्ग पीरियड होता है। अब इसके कुछ बैकग्राउंड्स हम देखते हैं। इसके बीच में हो गए 17 साल। अब 17 साल में कुछ तो हुआ होगा इंडिया में तूफानी। सबसे बड़ी तूफानी बात हुई कि इंडिया में गांधी जी आए। अब जब गांधी जी इंडिया में आए तो क्या हुआ ये मैं डिस्कस करूंगा। इसके लिए मैं एक स्लाइड ऐड कर लूं जरा। ओके, इंडियन काउंसिल एक्ट की शुरुआत 1909 में हुई, लेकिन पिछला काउंसिल एक्ट 1892 में आया था। तो इस दोनों के बीच में क्या गैप था, क्या कमियां थी, उसको हम लोग देखते हैं। तो कहानी कहाँ है ये हम लोग शुरू करते हैं। तो ये छोड़ो सर, यहीं पर करना होगा। तो ये 17 ईयर का पूरा टाइम फ्रेम था। अब 17 ईयर में आ गए गांधी जी। अब गांधी जी जब इंडिया में आए तो उन्होंने एक बात कही लोगों को कि हमें अगर आज़ादी चाहिए ना तो हमें आज़ादी रिवॉल्यूशन से नहीं लॉज से मिलेगी। और कुछ चीज़ें उन्होंने सजेस्ट की, उसको हम लोग फ्यूचर में कभी डिस्कस करेंगे। अभी हम लोग इंडियन काउंसिल एक्ट के बैकग्राउंड को डिस्कस करते हैं। तो कांग्रेस का 2 पार्ट हो चुका था। एक पार्ट थे रिवॉल्यूशनरी और एक पार्ट थे एक्सट्रीमिस्ट। अब ब्रिटिश चाहते थे कि ये जो तो 1909 के कुछ बैकग्राउंड्स हम लोग देखते हैं। मेक मॉडरेट एंड लिबरल माइंडेड हैप्पी। आप लोग जानते हैं कि कांग्रेस का 2 पार्ट था, एक थे मॉडरेट्स और एक थे एक्सट्रीमिस्ट्स। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कोशिश की कि इस एक्ट के द्वारा मॉडरेट्स को अपने कंट्रोल में कर ले और एक्सट्रीमिस्ट्स को दबा दिया जाए। तो ये एक तरह की अपीजमेंट पॉलिसी थी, एक को खुश करके दूसरे को दबा देना। नेवर टू अशर इन सिस्टम ऑफ रिस्पॉन्सिबल एंड रिप्रेजेंटेटिव। तो इसका मेन पर्पस कभी नहीं था रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट लाना। और एक चीज हुई, 16 अक्टूबर 1905 को स्वदेशी मूवमेंट शुरू हो गया और ये 1907 तक चला। 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई। उसके अलावा इंडिया में गांधी जी का भी आगमन हो गया। तो ये सारी चीजें ऐसी थी जो कि इंडिया में एक जबरदस्त रिवोल्ट लाने की सूरत क्रिएट कर सकती थी। इसीलिए ब्रिटिश क्राउन चाहते थे कि इंडियंस को अपने साथ लेना। अब इंडियंस को अपने साथ कैसे लेना है, तो इंडियंस को कुछ अधिकार देने होंगे, उनको कुछ राइट्स देने होंगे, उनको कहीं और इन्वॉल्व अगर हम कर देते हैं तो हम एक रिवोल्ट से, एक इंडिपेंडेंस के रिवोल्ट से बच सकते हैं। तो इसके लिए क्या क्या किया गया इंडियन काउंसिल एक्ट में, इसे हम मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स भी कहते हैं। और मॉर्ले और मिंटो कौन थे, आप लोग लक्ष्मीकांत में पढ़े। एडिशनल मेंबर को इंक्रीज कर दिया गया 16 to 60।
ये एक बहुत बड़ा चेंज था। लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ मद्रास, बॉम्बे एंड बंगाल को भी इंक्रीज करके 50 कर दिया गया, यूनाइटेड प्रोविंस में भी 50, पंजाब, असम, बर्मा में 30। तो कहने की सेंस ये है कि बहुत जबरदस्त इंक्रीज किया गया मेंबर्स का लेजिस्लेटिव काउंसिल में, चाहे वो प्रोविंस के लिए हो या सेंट्रल लेजिस्लेटिव के लिए। द गवर्नर जनरल काउंसिल में 4 पार्ट होते हैं। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको लक्ष्मीकांत में नहीं मिलेगा। एक होते हैं एक्स ऑफिशियो मेंबर। अब एक्स ऑफिशियो मेंबर किसे कहते हैं ये भी मैं बता देता हूं। जिस लाइक कि राज्यसभा के हेड कौन है? वाइस प्रेसिडेंट। क्या इनका चुनाव होता है राज्यसभा के हेड के लिए, चेयरमैन के लिए? नहीं, बिल्कुल नहीं। तो ये एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होते हैं, इनको हम कहते हैं एक्स ऑफिशियो चेयरमैन, हिंदी में पदेन सभापति। तो जो उस पद पे होगा, वाइस प्रेसिडेंट के पद पे होगा, वही राज्यसभा का चेयरमैन भी होगा। दैट इज कॉल्ड एक्स ऑफिशियो। उसके बाद नॉमिनेटेड, वी ऑलरेडी डिस्कस कि वायसराय कुछ लोगों को नॉमिनेट करते थे, चाहे वो चैम्बर ऑफ कॉमर्स से हो, प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव से हो। उसके नॉमिनेटेड नॉन ऑफिशियल्स, कुछ नॉन ऑफिशियल्स को भी नॉमिनेट किया जाता था। उसके बाद इलेक्टेड मेंबर्स होते थे। लेकिन इस एक्ट ने भी ऑफिशियल मेजॉरिटी को बना के रखी। क्यों ऑफिशियल मेजॉरिटी बना के रखी होगी? ताकि किसी भी एक्ट को पास करने में इंडियंस किसी तरह का रुकावट पेश ना करें। तो ये भी एक तरह का क्या था? लॉलीपॉप था। सप्लीमेंट्री क्वेश्चन चला, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात। अब आप सोच रहे होंगे कि व्हाट इज सप्लीमेंट्री क्वेश्चन। इसलिए कि आपने एक टीचर से क्वेश्चन पूछा स्कूल में, तो आपको 1892 तक क्या हो रहा था कि आप टीचर से क्वेश्चन पूछ रहे हो तो टीचर उसने जवाब दे देना है, लेकिन दोबारा अगर आपको समझ नहीं आया तो दोबारा आप क्वेश्चन नहीं पूछ सकते। स्कूल्स में आपको कुछ ऐसे टीचर्स जरूर मिले होंगे, लेकिन कुछ टीचर ऐसे होते जितना आप क्वेश्चन पूछो वो उतना जवाब देंगे। इसी को हम कहते हैं सप्लीमेंट्री क्वेश्चन पूछना। मतलब एक क्वेश्चन पूछा, आया समझ में, नहीं आया, संतुष्ट नहीं है, फिर से हम क्वेश्चन उसी पर क्वेश्चन पे क्वेश्चन पूछेंगे। दैट इज कॉल्ड सप्लीमेंट्री क्वेश्चन। और किस किस टॉपिक पे सप्लीमेंट्री क्वेश्चन या क्वेश्चन पूछे जा सकते थे? लोकल टू लोकल बडीज, मतलब ये कि लोन टू लोकल बडी, लोकल बडीज को अगर लोन इशू करना है, लोकल बडीज म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन या पंचायत को अगर लोन इशू करना है तो उसके लिए डिस्कस होगा। एडिशनल ग्रांट, मान लीजिए जो पैसे मिले वो खत्म हो गए तो और ग्रांट्स चाहिए, उसके लिए डिस्कशन हो सकता है। नए टैक्स को लगाने के लिए डिस्कशन किया जा सकता था। लॉ मेंबर इन वायसराय, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। वायसराय ने अपनी एग्जीक्यूटिव काउंसिल में इंडियन मेंबर को अपॉइंट किया और इसमें सबसे पहले अपॉइंट हुए थे लॉ मेंबर के रूप में। मतलब वायसराय को सलाह देंगे कि आप जो लॉ ला रहे हो वो सही है, गलत, या उसमें कुछ प्रॉब्लम हो सकती है। जैसे आज भी हम लोग इंडिया में अटॉर्नी जनरल होते हैं या स्टेट में सॉलिसिटर जनरल होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि जो भी एक्ट पास करती है ना भारत सरकार या राज्य सरकारें, इस पर वे लोग सलाह देती हैं कि आप ये एक्ट पास कर रहे हो तो हो ना हो कि ये फ्यूचर में किसी तरह का प्रॉब्लम क्रिएट करे कोर्ट में। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम लोग अटॉर्नी जनरल या सॉलिसिटर जनरल का, तो उस समय एक लॉ मेंबर थे जिनका नाम था सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा, जिनको वायसराय के एग्जीक्यूटिव के काउंसिल में इंक्लूड किया गया, फर्स्ट टाइम था। उसके अलावा इंट्रोडक्शन ऑफ कम्युनल इलेक्टोरेट, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग ऑफ इंडियन काउंसिल एक्ट। कम्युनल इलेक्टोरेट की शुरुआत हुई, मतलब क्या समझिए। अब मान लीजिए कि एक जगह है यूपी का, उस जगह में कोई मुस्लिम कैंडिडेट है, वो खड़ा हुआ, लेकिन उसको अभी हम कौन वोट कर सकता है? हम सब लोग वोट सकते हैं, हम लोग को यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज है। लेकिन उस समय क्या था कि मुस्लिम किसी पार्टिकुलर रिजर्व कंस्टिट्यूएंसी से अगर खड़ा होते हैं तो उनको वोट करने वाले भी मुस्लिम होंगे। मतलब इलेक्टेड बाय मुस्लिम, मतलब जैसे हमने डेमोक्रेसी का डेफिनेशन है, फॉर द पीपल, बाय द पीपल, ऑफ द पीपल, उसी तरह फॉर द मुस्लिम, बाय द मुस्लिम एंड ऑफ द मुस्लिम। ये जबरदस्त अपीजमेंट थी। क्यों थी ये अपीजमेंट? क्योंकि 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना हो चुकी थी और मुस्लिमों को अपीज करने के लिए इंडियन काउंसिल एक्ट में ये प्रोविजन किया गया। सेपरेट रिप्रेजेंटेटिव प्रेसिडेंसी कॉर्पोरेशन चैम्बर ऑफ कॉमर्स, जो मैंने पिछले भी क्लास में डिस्कस किया, 1892 में भी सेपरेट रिप्रेजेंटेशन था इन लोगों का, इनको नॉमिनेट किया था तो वो कंटिन्यू किया गया। अब ये है लॉर्ड रिपन। अब इन्होंने किया क्या भाई, क्यों मैं यहां रखा हूं? तो ये है खलनायक किस चीज के? ये है लीगलाइजेशन ऑफ कम्युनलिज्म के। इन्होंने ही शुरुआत की
लीगलाइजेशन, और ये बता रहे हैं कि हाँ मैं हूँ खलनायक। किस बात के लिए? क्योंकि इन्होंने इंडिया में रिजर्वेशन सिस्टम को खून में डाल दिया। सही है गलत है उस पर मैं डिस्कस नहीं करूँगा, बट हाँ इंडिया में अगर रिजर्वेशन सिस्टम आज है तो उसके कहीं ना कहीं शुरुआत करता यही है। आगे बढ़ते हैं। अब इंडियन काउंसिल एक्ट तो आ गया, आपने देख लिया किस तरह इंडियंस को अपीज करने की कोशिश की गई, किस तरह से इसमें और फूट डलवानी। 1905 में ऑलरेडी हम लोगों का बंगाल डिवीजन हो चुका था। तो इनिशियली कांग्रेस को लगा कि वाह क्या हो गया, मतलब कांग्रेस उस समय थी क्या करे या ना करे ये कैसी मुश्किल है, मतलब उनको लगा कि यार बहुत कुछ हो गया, मुझे तो 60 लोगों के अपॉइंटमेंट करना है ब्ला ब्ला ब्ला। लेकिन धीरे धीरे कांग्रेस को पता चल गया कि नहीं हो गया गड़बड़ ब्लंडर, तो फिर इसको कांग्रेस ने बैक किया अपना सपोर्ट, और क्या दिया, इट अफोर्डेड नो आंसर एंड कुड अफोर्ड नो आंसर टू इंडियन पॉलिटिकल प्रॉब्लम। ये जो एक्ट था ये इंडियन पॉलिटिकल प्रॉब्लम को किसी तरह से सॉल्व नहीं करता था। तो करता क्या था, ये करता था सिर्फ ब्रिटिश अपीजमेंट। एक मिनट का ब्रेक लेते हैं, आप लोग ले लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आगे। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर एंड नेशनलिस्ट। अब 1914 में शुरू हो गया फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। अब वर्ल्ड वॉर जब शुरू हुआ ना तो अंग्रेजों को चाहिए था इंडियंस का हेल्प। अब अंग्रेजों को अगर इंडियंस का हेल्प चाहिए तो इंडियंस के पास आए कि भाई आप मेरी मदद कर दो, मैं आपको सेल्फ रूल दूंगा। इंडियंस को लगा कि चलो ठीक है मदद कर देते हैं, मिल जाए तो मिल जाए। तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर शुरू हुई। नेशनलिस्ट का एस्पिरेशन था कि हमें भी अधिकार मिलेंगे, इसीलिए इंडिया ने फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में ब्रिटिश को सपोर्ट किया। लेकिन ग्रेटफुल होने की जगह ब्रिटिश ने क्या किया, प्राइस हाई कर दिया, हैवी अप। क्यों प्राइस हाई होगा? जब वॉर होती है ना तो सारी मशीनरी, सारे मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स का टारगेट हो जाता है वॉर को संतुष्ट करना। अब सारा चीज अगर वॉर की तरफ जाएगा तो यहाँ हो जाएगी स्कार्सिटी। अब लोग हैं यहाँ बहुत, तो यहाँ बंटवारा होगा तो ऑब्वियसली प्राइस राइज होंगे ही, तो जिसके कारण प्राइस राइज हुई। अब प्राइस राइज हुई, अब जब वॉर होता है ना तो एक्सपेंस गवर्नमेंट की बढ़ जाती है और डेवलपमेंट रुक जाता है। जब एक्सपेंस बढ़ेगी तो सरकार को चाहिए मनी। अब मनी आता कहाँ से है गवर्नमेंट का? टैक्सेस से आता है। तो सरकार क्या करेगी, हम पे टैक्स बढ़ा देगी। इसीलिए वॉर को अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि वॉर हमें देश को 10 से 20 साल पीछे ले जाता है। उस समय कोई होम रूल लीग की स्थापना हुई थी दो, एक थे बाल गंगाधर तिलक जिन्होंने होम रूल शुरुआत की, और एनी बेसंट। इन दोनों का मेन पर्पस था इंडिया में सेल्फ रूल को लाना, खुद का शासन। अंग्रेजों से हमको विनती नहीं करना कि आप मुझे दो राइट्स तो मैं नहीं, मेरे को मेरा शासन चाहिए। उसके अलावा लखनऊ पैक्ट में इंडियन नेशनल कांग्रेस और मुस्लिम आपस में मिल गए। अब हो गया बखेड़ा ब्रिटिश पार्लियामेंट के लिए खड़ा। अब ये सारे जो सिनारियो थे ये फिर उनको याद दिलाए 1857 का फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। अब अंग्रेजों को लगा कि नहीं, फिर मुझे कुछ तो करना होगा, कुछ तो अधिकार देने होंगे, जिसके अंतर्गत एक डिक्लेरेशन लाया गया 20 अगस्त 1970 को। ये लक्ष्मीकांत में है, लेकिन चैप्टर के पीछे है 7 नंबर का जो पॉइंट है वहां पे देख सकते हैं आप लोग। द पॉलिसी ऑफ हिज मैजेस्टीज गवर्नमेंट इज दैट ऑफ इंक्रीजिंग एसोसिएशन ऑफ इंडियंस, मतलब एसोसिएशंस ऑफ इंडियंस को बढ़ाना इन एवरी ब्रांच ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन एंड ग्रेजुअली डेवलपमेंट, अभी भी दे नहीं रहे हैं क्या, ग्रेजुअल डेवलपमेंट ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन विथ अ व्यू टू प्रोग्रेसिव रियलाइजेशन ऑफ रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट इन इंडिया एज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ ब्रिटिश एम्पायर। बहुत बड़ा स्टेटमेंट आ गया। अब स्टेटमेंट के अंतर्गत होना क्या था, इस स्टेटमेंट के अंतर्गत मॉन्टेग्यू जो थे, ये आते इंडिया सेक्रेटरी ऑफ स्टेट और चेम्सफोर्ड के साथ मिलकर बनाते खिचड़ी, नहीं ऐसा कुछ नहीं, करते क्या, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट केम टू इंडिया एंड डिस्कस पॉलिटिकल लीडर कमिटी रूलिंग प्रिंसेस एंड प्रपोज ए स्कीम ऑफ रिफॉर्म्स। एक बहुत बड़ा रिफॉर्म्स, एक बहुत बड़ा झोल करने की कोशिश कर रहे थे ब्रिटिश। इट प्रोवाइड फॉर एस्टेब्लिशमेंट ऑफ अब देखो कुछ इंपॉर्टेंट चीजें की गई इसके द्वारा। एक था पब्लिक सर्विस कमीशन का एस्टेब्लिशमेंट जो कि 1926 में हुआ था, और किसके द्वारा हुआ था, ली कमीशन ने जो रिपोर्ट दी थी उसके द्वारा हुआ था। सुपीरियर, मैंने बताया था कि 3 लेवल ऑफ सिविल सर्विस था, एक था लोअर लेवल, एक था मिडिल लेवल और एक था हायर लेवल। तो ये हुआ सुपीरियर,
ये मिडिल और ये, तो इंडियंस को यहाँ तो दे दिया गया था परमिशन, लेकिन यहाँ अभी तक नहीं दिया गया था, तो ये एक और लॉलीपॉप देने की कोशिश थी। तो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट आए इंडिया में, उन्होंने डिस्कस किया इंडियन पॉलिटिकल लीडर्स और इंडिया के वायसराय के साथ, और उसके बाद लाया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। अब आपके लक्ष्मीकांत में इसे 5, 6, 7, 8 पॉइंट में डिस्कस किया गया, मैं आपको थोड़ा सा डिफरेंट डिस्कस करूंगा। हुआ क्या था कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1990 में ना 3 जगह मेन प्रोविजन था, सॉरी चेंजेस। एक था सेंटर पे, एक था प्रोविंशियल पे, और एक था होम। होम किसका? ब्रिटिश का अपना घर, जहां से वो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट चलता था, वहां भी कुछ चेंजेस किए गए, और हम लोग बारी बारी से उन चेंजेस को देखेंगे। लेकिन उसके पहले देखेंगे कम्युनल रिप्रेजेंटेशन के साथ क्या हुआ। 1892 में कम्युनल रिप्रेजेंटेशन मुस्लिम को दिया गया था, उसको एक्सटेंड किया गया। अब सिख को, इंडियन क्रिश्चियंस को, एंग्लो इंडियन को और यूरोपियंस को भी कम्युनल रिप्रेजेंटेशन के दायरे में ले आया गया, मतलब अपीजमेंट एट द पीक। अब सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के साथ, मतलब अब हम लोग देखेंगे 3 पार्ट। मैंने बताया कि होम गवर्नमेंट में क्या हुआ, मतलब इंग्लैंड में क्या क्या चेंजेस आए, ध्यान से देखिएगा। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट टू बी पेड नाउ बाय ब्रिटिश टैक्स, मतलब अब सेक्रेटरी ऑफ स्टेट बैठता था इंग्लैंड में, क्योंकि वो हमारे लिए काम कर रहा था, इसलिए सैलरी हमारे टैक्सेस से जा रही थी, लेकिन अब उसकी सैलरी ब्रिटिश एक्सचेकर से होगी, ब्रिटिश टैक्सेस से दी जाएगी। आप सोच रहे होंगे वाओ, ब्रिटिश ने तो बड़ा मजेदार काम किया, लेकिन ठहर जाइए, अभी खेल बाकी है। ट्रांसफर सम पावर ऑफ सेक्रेटरी टू हाई, एक और नया पोस्ट बनाया गया, हाई कमीशनर फॉर इंडिया। आज भी हाई कमिश्नर्स होते हैं। हाई कमीशन टू बी पेड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मतलब देख लीजिए, इसका सैलरी तो ब्रिटिश पे करेंगे, लेकिन अब इसकी सैलरी इंडियंस पे करेंगे। उसके बाद इंडियन काउंसिल में जो स्ट्रेंथ थी उसे भी कम की गई, और टर्म जो था वो 7 to 5 का। अब ये इंडियन काउंसिल क्या, वो काउंसिल जो हमने पढ़ा था, जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को सजेशन देता था, एडवाइजरी काउंसिल ने बताया था, वेरी गुड। तो वही एडवाइजरी काउंसिल के टर्म्स को पहले अनलिमिटेड था, फिर बाद में कम किया गया, और अब 5 साल कर दिया गया, और उसके स्ट्रेंथ को भी कम की गई। ऑब्वियसली ज़्यादा स्ट्रेंथ हुआ, ज़्यादा सैलरी बांटनी पड़ेगी। उसके अलावा सेंट्रल गवर्नमेंट में कुछ चेंज हुए, जो वायसराय की गवर्नमेंट थी उसमें भी कुछ चेंज हुए। एग्जीक्यूटिव काउंसिल में कोई चेंज नहीं किया गया, मतलब जो मेन झमेला वाला काउंसिल था उसमें क्यों, क्योंकि अभी इंडिया में क्या है, अब देखिए कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया कहाँ जवाब दे हैं, पार्लियामेंट को जवाब दे। लेकिन मतलब कोई भी एक्ट प्राइम मिनिस्टर या काउंसिल ऑफ मिनिस्टर करता है तो उसे जवाब देना होगा पार्लियामेंट में, लेकिन उस समय की वो एग्जीक्यूटिव है, ये क्या है, एग्जीक्यूटिव है, और ये लेजिस्लेटिव है। तो यहाँ पर एग्जीक्यूटिव को जवाबदेही है लेजिस्लेटिव के पास, तो इसलिए एग्जीक्यूटिव मनमानी नहीं करता है। लेकिन 1990 तक इंडिया में एग्जीक्यूटिव काउंसिल का जवाबदेही लेजिस्लेटिव के लिए नहीं था, जिसके कारण यहाँ देखिए मैंने लिखा भी, इंडियन लेजिस्लेचर वाज पावरलेस बिफोर एग्जीक्यूटिव। तो अगर एग्जीक्यूटिव पावरफुल है तो फिर लेजिस्लेचर को कितने भी पावर दे दो, कोई फायदा होने वाला तो नहीं। मैंने बताया था सीएम, डीएम और पीएम का खेल। पीएम अगर सीएम को कोई डिसीजन के लिए बताते हैं और सीएम डीएम को बताते हैं सीडीएम का मैं नहीं करूंगा, तो फिर वो लॉ पास नहीं होता है। तो यहाँ अभी भी कुछ पार्ट है जहाँ एग्जीक्यूटिव पावरफुल हैं, लेकिन उसको चेक एंड बैलेंस किया जाता है। फ्यूचर के क्लासेस में हम लोग डिस्कस कर लेंगे। 3/6 मतलब टोटल मेंबर जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल में वायसराय के हैं 6, उसमें से 3 मेंबर, कुछ बुक्स में 6 हैं, कुछ बुक में 8 हैं, तो मैंने यहाँ 6 लिखा है, आप लोग देख लें। लक्ष्मीकांत में 6, तो 3/6 मेंबर ऑफ वायसराय एग्जीक्यूटिव काउंसिल टू बी अपॉइंटेड बाय इंडियन, मतलब ये कि 6 में से 3 मेंबर इंडियंस के द्वारा अपॉइंट होंगे। 2 लिस्ट बनाया गया, जैसे अभी हम लोग अगर पढ़ेंगे आप लोग आगे के क्लास में, 7th शेड्यूल है। 7th शेड्यूल में एक है यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट, और एक होता है रेसिड्यूरी सब्जेक्ट। तो इसी तरह 2 लिस्ट थे उस समय, सेंट्रल लिस्ट और प्रोविंशियल लिस्ट। सेंट्रल लिस्ट और प्रोविंशियल लिस्ट, प्रोविंशियल लिस्ट को भी कैसे डिवाइड किया अगले हम डिस्कस करेंगे। बाय कैमरल लेजिस्लेशन दिया गया सेंटर पे। बाय कैमरल क्या होता है, 2 हाउस, एक काउंसिल और एक, अभी जैसे क्या है, एक लोकसभा एक राज्यसभा, उसी तरह काउंसिल ऑफ स्टेट या सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल। अब काउंसिल ऑफ स्टेट में कितने मेंबर हैं, उस समय 60 मेंबर थे, और काउंसिल ऑफ स्टेट के मेंबर की टर्म थी 5 साल की। लेकिन सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल में 143 मेंबर्स थे जिनकी टर्म थी 3 साल की, बाय डायरेक्ट इलेक्शन बट लिमिटेड। अब ये जो अपॉइंट हो रहे थे ना दोनों,
ये डायरेक्ट इलेक्शन से, अभी तो राज्यसभा में नॉमिनेटेड होते हैं, तो डायरेक्ट इलेक्शन नहीं होता, इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है, सॉरी। लेकिन बाय डायरेक्ट इलेक्शन अपॉइंटेड थे, लेकिन लिमिटेड फ्रेंचाइज था। अभी क्या है कि 18 से ऊपर के जो भी लोग हैं इंडिया में वोट कर सकते हैं, लेकिन उस समय ऐसा नहीं था, लिमिटेड फ्रेंचाइजी थी। मतलब प्रॉपर्टी अगर आपके पास है, या आप टैक्स पे करते हैं, या आप एजुकेटेड हैं, तभी आपको वोट करने का अधिकार मिलता था। बहुत कम परसेंटेज ऑफ पीपल वोट करते थे उस समय। तो ये थे कुछ सेंट्रल गवर्नमेंट के में हुए चेंजेस। तो क्या क्या चेंज था? एग्जीक्यूटिव काउंसिल में कोई चेंज किया नहीं गया। एक इंपॉर्टेंट चेंज ये आया कि वॉइसराय के एग्जीक्यूटिव काउंसिल में 3 मेंबर इंडियंस होंगे, 6 में से 2 लिस्ट बनाए गए, सेंटर और प्रोविंशियल सब्जेक्ट। बाय कैमरा लेजिस्लेशन लाया गया। बाय कैमरा लेजिस्लेशन एक सेंटर में एक काउंसिल ऑफ स्टेट और एक लेजिस्लेटिव काउंसिल, और ये सारे लोगों का अपॉइंटमेंट डायरेक्ट इलेक्शन से होता था, लेकिन ये डायरेक्ट इलेक्शन लिमिटेड फ्रेंचाइज के द्वारा संपन्न होते थे। और प्रोविंस में क्या चेंजेस लाया गया? प्रोविंस में डायरकी लाया गया, एक बहुत बड़ा खेला हो गया। डबल रूल, कोशिश तो थी सेल्फ गवर्नमेंट की, बट हुई नहीं। सेंटर सब्जेक्ट और प्रोविंशियल सब्जेक्ट मैंने बताया, लेकिन प्रोविंशियल सब्जेक्ट को भी 2 पार्ट में डिवाइड किया कर दिया गया, रिजर्व सब्जेक्ट और एक हो गया ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट। रिजर्व सब्जेक्ट ऑब्वियसली एग्जीक्यूटिव काउंसिल के द्वारा रिजर्व रहेगा वो सारी चीजें, और जो ट्रांसफर सब्जेक्ट होगा ना, वो इलेक्टेड लेजिस्लेटिव काउंसिल के द्वारा अपॉइंट होगा। लेकिन इसमें भी स्टार, जैसे आप कंपनी पे सामान खरीदते हो डिस्काउंट वाला ना, तो क्या रहता है, कंडीशन अप्लाई, कभी कभी 2-2 स्टार भी रहते हैं। तो इसी तरह स्टार क्या था, 2 स्टार इसमें भी था। वीटो कर सकता है गवर्नर, मतलब ये कि अगर कोई लॉ पास करता है मिनिस्टर ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट में से, तो अगर गवर्नर को पसंद नहीं है तो वीटो कर देगा, वो लॉ उसी समय खत्म हो जाएगा। और कुछ बिल्स सिर्फ और सिर्फ गवर्नर जनरल की सलाह पे सैंक्शन किए जाएंगे, इंट्रोड्यूस किए जाएंगे। लेकिन एक अधिकार दिया गया, प्रोविंशियल बजट को अलग डिस्कस करेगा। मतलब ये कि फाइनेंस के लिए अब प्रोविंस को सेंटर पे डिपेंडेंट नहीं होना पड़ेगा। एग्जीक्यूटिव नॉट रिस्पॉन्सिबल टू लेजिस्लेचर, मैंने पहले भी डिस्कस किया, सेंटर में भी यही था। इफ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी फेल, तो गवर्नर कर लेंगे टेक ओवर। जैसे आज भी अगर कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी फेल होती है या कोई प्रॉब्लम आती है, तो गवर्नर टेक ओवर करते हैं स्टेट को। तो उस समय भी ये प्रोविजंस दी गई थी। ये प्रोविजन 1919 में ही दी गई थी। क्लियर हुआ? तो 3 पार्ट में मैंने डिस्कस किया है, एक होम गवर्नमेंट, एक प्रोविंशियल गवर्नमेंट और एक सेंटर गवर्नमेंट। अब 1919 का एक्ट तो आ गया, इंडियंस को फिर भी पसंद नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि ब्रिटिश सच में इंडिया को सेल्फ रूल देना तो कभी चाहते ही नहीं थे। वो हमेशा चाहते थे कि इंडियन इसी में फंसे रहे, उनका राज इंडिया में चलता रहे। लोकमान्य तिलक जी ने कहा, डिससेटिस्फाइंग, डिसअपॉइंटिंग एंड सन विदाउट मॉर्निंग। बहुत बड़ी स्टेटमेंट थी। कांग्रेस के 1990 के अमृतसर सेशन में इसे इनएडिक्वेट, अनसेटिस्फैक्टरी, डिसअपॉइंटिंग सलाह, मतलब इंडियंस को कंप्लीटली डिसअपॉइंट कर दिया इस एक्ट ने। आज के इस क्लास में बस इतना ही। आपको वीडियो पसंद आया, लाइक करें, कमेंट करें, कैसा लगा शेयर करें, डायनामिक्स को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, और मुझसे जुड़ना चाहते हैं, पर्सनली मुझे मैसेज करना है, कोई जानकारी चाहिए, तो नीलांशु सर के टेलीग्राम चैनल पे आप जुड़ सकते हैं। धन्यवाद।